फॉर्म भरा है यूपीपीसीएस का आप लोगों ने? नहीं भरा। एक तो फॉर्म तो भरो सारे, केवल एमपी डिपेंड मत हो, उससे क्या है बिल्कुल है ना। कॉमन जो अपन एनसीईआरटी सर तैयार करा रहे हैं, जो भी जीएस में अपन बेसिक पढ़ते हैं पूरा, वो सारा हर एग्जाम में कॉमन है। अगर आप लोग फॉर्म अप्लाई कर देते तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है उत्तर प्रदेश में भी सिलेक्शन लेना। प्री में करंट अफेयर्स और बाकी जीएस पूरा कॉमन आ रहा है। उत्तर प्रदेश के थोड़े से ही क्वेश्चन आते हैं, बहुत कम क्वेश्चन उत्तर प्रदेश के स्पेसिफिक आते हैं, वो भी करंट ओरिएंटेशन से आते हैं। तो आप लोग अप्लाई करना, आप वापस वैकेंसी आएगी अगली। और आरओ समीक्षा अधिकारी की भी एक वैकेंसी आती है उत्तर प्रदेश में, आरओ करके। आरओ उसमें हर कोई सामान्य ग्रेजुएट वाला अप्लाई कर सकता है, वो भी आएगी अब वैकेंसी 2023 में। उसको भी आप अप्लाई करें, उत्तर प्रदेश में भी ट्राई करें, एमपी में भी आप। मैं एक ब्रीफ कर देता हूँ पूरी कहानी को। हर्ष, मेरी जो पुरानी कोचिंग थी वहाँ पे हर्ष पढ़ने आता था, और मुझे ध्यान भी है कि इसके फादर एडमिशन कराने आए थे। और फाइनेंशियल कंडीशन तो अच्छी थी नहीं, मतलब किश्तों में ही फीस भी आती थी, और जब भी आती थी पूछते थे सर उसका हो जाएगा ना। तो मैंने कहा हो जाएगा, मेहनत कर रहा बहुत अच्छे से। तो उस समय इसने स्टार्ट किया तो बहुत उस समय एग्रेसिव किसे ये पढ़ लेते हैं, मैं समझाया कैसे सिस्टमेटिक एनसीईआरटी स्टार्ट करो। तो हमने एनसीईआरटी पढ़ाना, इस पूरे बैच में ये थे, रवि थे, है ना, सी राम था, वो लाता निकाल रहा, अभी लाता मेज दे रहा यूपी का, वो तो इन पूरा ग्रुप था इन लोगों का। अमित भी उसी में थे, अमित सर भी उसी बैच में थे, ठीक। तो इन लोगों को मैं बैठ के एनसीईआरटी एक लाइन मैंने करवाई, जैसे आप लोगों को करवाई थी ना एनसीईआरटी, एक लाइन अंडरलाइन। और आप बिलीव नहीं करोगे कि वो जो ज्योग्राफी मैंने पढ़ाई थी जीएस के लिए, 11th-12th के एनसीईआरटी में आप लोगों को मार्क करवाई है। तो इसने उसी से ऑप्शन तैयार कर लिया ज्योग्राफी, और मेरे अलावा कहीं नहीं पढ़ा, केवल मेरे से पढ़ता था। सुबह आता था ये लगभग 9 बजे के आसपास, रात को कोचिंग बंद करके चाबी लेके फिर हम लोग निकलते थे, नीचे साथ आते थे, फिर मैं अपने खाता था, ये अपने घर, सुबह फिर वापस 9 बजे। ऐसे हम लोग उसमें क्लासेस स्टार्ट की थी, और उसी का रिजल्ट है कि इन लोगों का फाउंडेशन बहुत मजबूत तैयार कर दिया हम लोग, बहुत मजबूत। कोई एनसीईआरटी में का छोड़ नहीं गए अपन ने, हिस्ट्री सब कवर हो गया। फिर मैंने इनको बुक्स पढ़ाई, बिपिन चंद वगैरह, फिर इनको योजना वगैरह, मैगजीन वगैरह, फिर नोट्स कैसे बनाने हैं, न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, ठीक। इन्हीं के सामने रिजल्ट्स आए, जैसे मानक में रिजल्ट आया तो मैंने कहा इन्हीं बैच में मैम का हुआ, जूही मैम का हुआ, जूही को पढ़ाने भी आई थी इस समय के लिए। तो जूही भी मेरे स्टूडेंट है, वो शुरुआती बैच से। मानक का तो रिजल्ट जब आया तो पता, वो मानक का तो ये था कि क्लास चल रही थी, और बीच क्लास में पीछे से वो शुरुआती वाला कि रिजल्ट आ गया। मैं क्या हो गया, वो डीएसपी में हो गया, तो उसको बुला लिया हमने मंच पे। तो ये सब उस बैच में थे, ठीक। और लगातार शुरुआत में फेल हुए हैं, लगातार एग्जाम रुकते थे, सीडीएस दे के आते थे लोग, सीएपीएफ दे के आते थे, सब नहीं हुआ, 2 नंबर रह गए, 1 नंबर रह गए। तो मैं इनसे ये कहता था कि देखो प्री जो है ये क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है। तुम लोगों को मैं बोलता हूँ कि प्रीलिम्स क्वालिफाई होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेन जो फिल्टर है ना वो प्रीलिम्स में लगता है। और जैसे आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हो, आप मेंस में जाते हो, आपकी फाउंडेशन अच्छी है, तो आपकी चांस प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है ना। ये अब हर्ष अपना इसमें बताएगा कि पूरी जर्नी कैसे रही पिछले 5 महीने की, वो आप सुनो, ठीक। अब इसके बाद ये यूपीएससी टारगेट कर रहा है। टारगेट पहले से यूपीएससी था, बट क्या था बीच में ड्रॉप करके इसने कहा कि जॉब लेना है तो पहले मैं एक सिस्टमेटिक कोई ना कोई जॉब के लिए जाऊँ। तो क्योंकि यूपीपीएससी का एग्जाम बिल्कुल लगभग यूपीएससी पैटर्न पर होता है, तो अब वहाँ भी सिलेक्शन होने के चांस, कोई कॉन्फ्यूजन बढ़ गया भाई। अपन यदि 5-6 लाख लोग बैठे हैं और उसमें 350, 330 बच्चों का रिजल्ट आया फाइनल, उसमें हम भी एक हैं, तो ये देखो कितना चांस है। तो उससे क्या है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अब वो जो कॉन्फिडेंस है वो रिफ्लेक्ट होगा यूपीएससी एग्जाम के लिए। तो अब आप अपनी जर्नी बता दो इन लोगों को कि मैंने कैसे शुरू किया था, क्या मूड लेके आए थे, और अब क्या सीखा, है ना। 2016 के आसपास मैंने सर के यहाँ पे ज्वाइन करी क्लासेस। तब तो सर एक यूपीएससी के लिए एम करके कॉमन बैच चलाते थे, एक ही बैच चलाता था पूरा कॉमन बैच, सुबह से लेकर शाम तक। हाँ जी। तो सर ने उसमें हमको बेसिक सारा कवर करवा दिया था। 16 से लेकर 18-19 तक मैं आ रहा, 2-3 साल सर ने सारी एनसीईआरटीज, करंट अफेयर्स कैसे पढ़ना है वो तरीका, सर जो पीडीएफ खुद बना के डालते हैं ग्रुप पे करंट का डेली, मैगजीन्स और जितने भी इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी, सारी चीज़ें बेसिक कवर करवा दी। तो वहाँ हम लोग का बेस तैयार हो गया। लेकिन तब ये हुआ कि स्टेट सर्विस में हम लोग ट्राई नहीं करते थे स्टार्टिंग में। मेरा पर्सनल भी ये था कि यूपीएससी के अटेम्प्ट मैंने शुरुआत में दिए, और यूपीएससी के अन्य एग्जाम सीडीएस, सीएपीएफ में रिटर्न निकल गया था मेरा उसमें, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ।
फिर उसके बाद 2018 के बाद मैंने फिर स्टेट सर्विस की तरफ चालू करा तैयारी। तो फिर मेरा MPPSC 2019 में इंटरव्यू तक पहुंचा, लेकिन अब उसके बाद प्रोसेस वो रुक गई कोर्ट के कारण, कोर्ट केस के कारण। अच्छा एक चांस हो, जब प्रीलिम्स नहीं निकला था तब क्या लगा था कि तब ऐसा लगता था कि पता नहीं कब मेंस का लिखने का मौका मिलेगा भी नहीं। हमारे साथ वाले सिलेक्ट होते जा रहे थे तो हमको ये लगता था कि बस एक बार मेंस लिखने का मौका मिल जाए और फिर हमें भी जो है चांस बढ़ जाएगा, क्योंकि हम लोग को सर ने ये अच्छा करवाया था कि आंसर राइटिंग का एक कॉन्फिडेंस हमको स्टार्टिंग से आ गया था। सर जिस तरह से पढ़ाते थे तो उसके कारण फिर उसके बाद 2019 में MPPSC मैं इन लोगों को लाइव आंसर करवाता था क्लास 10 जैसे कोई टॉपिक हुआ तो अंतिम ही दे दिया। फॉर एग्जांपल कि जैसे हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ तो मैं लिखवा दिया कि भारतीय फ्रीडम स्ट्रगल में जो मॉडरेट लीडरशिप है उसका क्या रोल है ना, ठीक, या एस्टिमेट्स का क्या रोल था, क्यों मॉडरेट लीडरशिप आगे कंटिन्यू नहीं कर पाए, क्या कारण रहे, तो तुरंत ही आंसर लेके शाम को चेक करके तो गया। हिस्ट्री तो सर ने बहुत डिटेल में पढ़ाई है। फिर उसके बाद मेरा 2019 में प्री निकला, मेंस निकला। 2020 में मेरा स्टेट फॉरेस्ट सर्विस का अभी इंटरव्यू होना बाकी है, उसमें मेरा इंटरव्यू कॉल है। उसके बाद मैंने उत्तर प्रदेश में ये फर्स्ट टाइम मेरा मेंस था, प्रीलिम्स सेकंड टाइम था, मेंस फर्स्ट टाइम था। तो उसमें मैंने फिर इंटरव्यू दिया और फाइनली मेरा डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट असिस्टेंस ऑफिसर में हुआ है सिलेक्ट। तो अभी हम बैठे थे अंदर तो हमें बोला था कि 24 घंटे होने वाले हैं, लेकिन मुझे अभी विश्वास नहीं हुआ कि हो गया है। तो मैंने कहा हो गया है, रिजल्ट आ गया तो हो गया है, ठीक। तो अब वही हम लोग प्लानिंग कर रहे थे कि अब यूपीएससी की ट्राई करो, क्योंकि अब बेटर है कि अपन यूपीएससी जाएं बजाय MPPSC टाइम वेस्ट करने की, तो उसकी प्लानिंग है ना। नोट्स का बता दो लोगों कैसे क्या करना है। हाँ, आप लोग भी जो सर क्लास में पढ़ाते हैं उसको तो रेगुलरली आप नोट्स लिखें, घर जाके उसी जो चीज़ सर पढ़ा रहे हैं उसी को NCERT से पढ़ें और बेस एक अपना तैयार कर लें। ऐसा तैयारी आप करें कि एक बार जो तैयारी हो रही है उसके बाद जब आपको मेंस लिखने का मौका मिले, क्योंकि प्री में बहुत नैरो है फनल अंदर घुसने के लिए। 3-4 लाख लोग अगर दे रहे हैं, हर स्टेट में लगभग इतना ही रेशो है, तो 5,000 या 10,000 लोग प्री क्वालिफाई कर रहे हैं। अगर आप वहाँ तक पहुँच पा रहे हैं और उसके बाद आपको जो मौका मिल रहा है उसमें आप ऐसा इंश्योर करें कि हमको अगर दोबारा प्री ना भी निकले तो हम उसी में फाइनल सिलेक्शन ले लें एक ही बार में। कितना अच्छा आप अपना मेंस तैयार कर लें। अभी आंसर राइटिंग है, एथिक्स है, हिंदी है, ये सारे सब्जेक्ट भी उसमें रैंक लाने में रोल प्ले करते हैं। हिंदी, एथिक्स जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है मेंस के अलग से। सर ने उस समय ये एथिक्स की क्लासेस भी करवाई, हिंदी सर ने पढ़वाया पूरा। तो वो सब चीज़ें भी आप तैयार रखें, ऐसे राइटिंग स्किल्स पे काम करें, आर्टिकल्स पढ़ें। और बेसिक तो आप सारा NCERT तो बिल्कुल बेस है, वो प्री में भी काम आएगी, वो मेंस में भी, और मुझे इंटरव्यू में भी NCERT के क्वेश्चन पूछे। इनको बताओ कि NCERT कितनी बार पढ़ी अपन लोगों ने। NCERT सर ने ज्योग्राफी के तो 3-3 बार करवा दी थी हमने। 3 दिन बाद मैं इनको एक लाइन मार्क करता था बोर्ड पकड़े होके, और उसमें तो मेरे ख्याल से क्लासरूम भी ऐसा था अपना खतरनाक, जब बैठना बहुत मुश्किल, गर्मी, टफ फ्लोर पे, तो पसीने पसीने हम सब पोछ पोछ के पाता था बोर्ड को, पता ये लोग लिखते थे आंसर मार्क करते। NCERT से इंटरव्यू तक क्वेश्चन पूछे, जो मैं NCERT आपको बोल रहा हूँ, बार बार बोलता हूँ NCERT पढ़ो। NCERT पढ़नी है, बाइबल है वो आपके लिए, ठीक। और सामने उदाहरण है NCERT, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, हम पढ़ते थे, या योजना, कुरुक्षेत्र, बाकायदा नोट्स बनाए हैं। अभी लास्ट 19 का इंटरव्यू जब दे रहे थे तब उस समय हम बैठे, करंट अफेयर्स की मैंने बैठ क्लास ली, तो मेरे ख्याल से बात है कब की, लास्ट ईयर की बात है, 2019 का इंटरव्यू चल रहे थे, 2019 का इंटरव्यू चल रहे थे, 2022 में इंटरव्यू हो रहे थे। तो मैंने करंट अफेयर क्लास ली, तो ये आके बैठ गया क्लास पढ़ा था। तो मैंने से कहा कि अब तो कितना पढ़ेगा उससे, और तो मेरे पास कोई बचा नहीं, वही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ। तो बोलता है कुछ ना कुछ नया मिल ही जा रहा है, ठीक। पॉइंट्स लिख लेता हूँ इंटरव्यू के लिए। फिर उसने इंटरव्यू दिया, हमने बाकायदा इनके लिए स्पेशली मॉक इंटरव्यू के लिए, क्योंकि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से थे, तो डॉक्टर विकास जैन RRCAT में साइंटिस्ट हैं, उनको बुलाया था। और विकास ने इन लोगों को इतना तंग किया कि ये बोर्ड पर बनाओ, ये करो, सिविल इंजीनियर तो इसमें कितना क्या केमिकल रहेगा, क्या सॉल्यूशन रहेगा, क्या कंपोजिशन रहेगा, बहुत तंग किया इनको। बट उस सबका फायदा ये था कि इतना चीज़ें फेस हो गई थी कि अंदर से आदमी स्ट्रॉन्ग हो गया, है ना। तो मेरा क्या मतलब है कि अपन केवल एक एग्जाम पर डिपेंड ना रहें, आप सारे एग्जाम दो। ये भूल हमने शुरुआत में मैंने उनको समझाता था, लेकिन ये मानते नहीं थे कि सर केवल UPSC देना है। मैंने कहा कि कोई भी एग्जाम छोटा बड़ा नहीं है, एग्जाम निकलेगा और वो जो कॉन्फिडेंस आएगा अल्टीमेटली उसका रिफ्लेक्शन UPSC में भी आएगा, ठीक है ना। और कोई क्वेश्चन आप बोले कुछ? UPPCS और UPSC का मेंस का सिलेबस कॉमन है, तो जैसे मैं UPPCS की स्ट्रेटजी आपको बता देता हूँ, वही सेम उसमें आपको काम आ जाएगी UPSC में। तो UPPCS में मैंने शॉर्ट नोट्स बना लिए थे। जैसे ही हम लोग का प्री क्लियर हुआ तो मेरा फोकस यही था कि आखिरी में अगर रिवाइज करना है, आखिरी लास्ट के 1-2 वीक्स में, 10-15 दिन में,
तो शॉर्ट नोट्स मैंने सारे सब्जेक्ट के बना लिए थे। वो आप कहाँ से बनाएंगे, तो जो सर आपको पढ़ा रहे हैं सर डिटेल में नोट्स लिखवाते हैं, बुक में अंडरलाइन करवाते हैं, उसमें कुछ डायग्राम रहता है, जो चीज़ें आपको लगता है कि इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आने की संभावना है। जैसे साइक्लोन पे हम लोग को 3 क्वेश्चन आए पूरे मेंस में, ज्योग्राफी ऑप्शनल में भी 2 क्वेश्चन आए और जीएस में भी 1 क्वेश्चन आया। तो मेरे पास वो कॉमन आंसर तैयार था 1 पेज का, वही मैंने उससे ही सारा अटेम्प्ट कर दिया। और केवल एनसीईआरटी को इनने बेस बनाया, उसके बाद एडवांस एक बुक पढ़ी सुविंदर सिंह, उसके बाद एग्जाम दे दिया और ऑप्शनल भी खुद ही तैयार कर लिया। लेकिन क्योंकि जीएस इतना डीप हम पढ़ लिए, मैं हमेशा बोलता हूँ आप लोगों को कि जीएस जितना डीप पढ़ोगे उतना आपका ऑप्शनल के लिए काम हल्का हो जाएगा। ठीक, आप बिलीव नहीं करोगे, चाहे ये हो चाहे जो बाकी बच्चे जिन्होंने ऑप्शन लिए वो सब का पहले जीएस स्ट्रॉन्ग किया था हमने, फिर मैंने इनसे कहा कि इसमें जो इंटरेस्ट है आप ले लो, क्योंकि साइंस बैकग्राउंड था तो ज्योग्राफी आसान था। ठीक, यदि आर्ट बैकग्राउंड होता तो हिस्ट्री आसान है, पॉल साइंस आसान है। जैसे अम्बुल था, अम्बुल का कॉमर्स बैकग्राउंड था तो उसने पॉल साइंस लिया। ठीक, रैंक भी 140 लगाई ऑल इंडिया यूपीएससी में। ठीक है ना, बाकी लोग भी हैं जो भी मेंस दे रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, उन्होंने लगभग वही ऑप्शनल लिया है जो उनका जीएस में स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था। ठीक, तो आप सारे फॉर्म भरो, सारे एग्जाम दो और अपने जितने एग्जाम दोगे चांसेस बढ़ेंगे और हर एग्जाम से सीखने को मिलता है। जिन एग्जाम्स में कम से कम कॉमन सिलेबस है, बहुत ज़्यादा अलग नहीं पढ़ना है। जैसे यूपी में भी अभी तक तो स्टेट का स्पेसिफिक ज़्यादा नहीं पूछते थे, अब से मेंस में पेपर जोड़ा है उसमें यूपी स्पेसिफिक का, लेकिन प्रीलिम्स में मोर और लेस अपना जो अपन पढ़ते हैं यहाँ पे एमपीपीएससी का और यूपीएससी की तैयारी, उससे काम हो जाता है। करंट अफेयर्स बस एडिशनल तैयारी करने से। अच्छा, नाम तो नहीं लेंगे लेकिन ये बता दो, मैंने मार्क्स बाकी जगह दिए थे क्लास में। हाँ जी, प्री और मीन्स की तैयारी तो मैंने और कहीं नहीं करी, सर के यहाँ पे करी। उसके बाद यूपी पीसीएस स्पेसिफिकली, क्योंकि एमपी में कहीं और मॉक्स ऑर्गेनाइज नहीं हो रहे थे, इसलिए मैंने यूपी जाके मॉक्स दिए। हाँ, तो ये भी है, मतलब कल को यदि आप कहीं दूसरे उस पर देखें तो ये मत समझना कि वहाँ कहीं क्लास करिए। क्लास पूरी तरह से मेरे पास इन लोगों के एक मोमेंट के हमारे साथ वो हैं, मतलब यादें हैं कि हम लोग कब आए थे, एडमिशन कैसे लिए, कैसे इनके फादर आते थे, हर बार मुझसे रिपोर्ट लेते थे। ठीक, किसका कैसे करना है, कैसे कर, अब क्या कहाँ पहुँचेगा, हो जाएगा ना उसका, तो उनका यही कहता कि टाइम नहीं लग गया बहुत ज़्यादा। तो मैं भी इसे ये पूछा कि पापा आए तो ये बोला कि वो भी नीचे हुए हैं, आएंगे थोड़ी देर मिलने आपसे। इंटरव्यू का भी इवन जो सर ने यहाँ पे मॉक्स एमपीपीएससी के लिए ऑर्गेनाइज कराए थे, उससे कॉन्फिडेंस आ गया था। हाँ, डर हम लोग को उतना नहीं था कि जाके नया कुछ फेस करना है, तो बस नॉलेज मैंने ब्रशअप करा, करंट थोड़ा सा पढ़ा और मेरा फर्स्ट वीक में इंटरव्यू था 5वें दिन पे, तो समय भी कम मिला तैयारी के लिए। फटाफट इसमें मॉक दिए, बाकी जगह मॉक दे के अपना सीधे डायरेक्ट इंटरव्यू दिया मैंने। तो ये अब सोचो, मतलब वही बोल रहा हूँ कि 5-6 लाख में से भी आपको 330-32 में 360 में यदि नंबर आता है तो ये अचीवमेंट है, बड़ा अचीवमेंट है। वो भी एक दूसरे स्टेट से, यहाँ से जाओ फिर वहाँ जाके एग्जाम दो, ठीक, यूपी में, फिर वहाँ वो जाओगे अकेले, ठीक, और फिर इस स्टेट में मटेरियल नहीं मिलना, मटेरियल सब अपना अरेंज करना, खुद से अरेंज करना, सर्च करना नेट से। और एक चीज़ और बताओ कि नेट का कितना योगदान है और कितना ज़्यादा योगदान सेल्फ स्टडी और बुक्स का, क्योंकि बच्चे क्या यूट्यूब पे पढ़ते हैं आजकल, ये दिक्कत आती है। दोनों चीज़ों का अपना इंपॉर्टेंस है। जैसे अब एग्जाम पास में आता है तब करंट अफेयर्स कर सकते हैं रिवीजन के लिए यूट्यूब की मदद से, बाकी जो आप लोग बेस करेंगे वो बेस तो आपका खुद सेल्फ स्टडी का रहेगा, एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी बुक्स, एनसीईआरटी पढ़ो, 3-3 बार में पढ़ी थी एनसीईआरटी, 3-3 बार। मैं तो भूल ही गया, इनको याद है कि मैंने क्या किया था, क्योंकि फिर भी 2-2.5 साल पढ़े थे हम लोग, बिल्कुल 2.5 साल। मैंने 2.5 साल पूरा इसको मैंने कहा तुम शांति बैठो पढ़ते रहो, चीज़ें रिपीट करेंगे, अच्छे से करेंगे। लेकिन उस समय शायद मेरी शादी भी नहीं हुई थी मेरी, क्यों हुई थी शादी नहीं, उसके थोड़े समय बाद की। हाँ, ऐसे ही थे, मतलब यहीं पढ़ा रहे हैं, वहीं सो रहे कोचिंग में, फिर उठे, फिर शुरू कर दिया। ये चलता, दिन में 1 घंटे सो लिया, मैं सो रहा हूँ यहाँ पे, ये बच्चे पढ़ रहे हैं। कभी कभी पूरा दिन हो जाता था ऐसे। हाँ, कभी कभी संडे वाले दिन पूरे दिन पढ़ रहे हैं, मैं वहीं सो गया उस पे पोडियम पे, कोई आया तो से एडमिशन के लिए आया, बात कर लो, एडमिशन हो गया, इस तरह हम करते। और इन लोगों ने ढूंढा, मतलब यही लोग, ये 8-10-15 लोग ऐसे थे जिन्होंने मुझे, मतलब मैं सबसे ज़्यादा इन्होंने जो है नॉलेज लिया मुझसे, और हर समय बहुत परेशान था, हर चीज़ पे क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन कि हद से ज़्यादा, और वेल डिसिप्लिन। मतलब यदि हर्ष क्लास आ रहा है तो उसकी शर्ट इन है तो 365 दिन
ये नहीं होगी कभी। आप ऐसे देखोगे कि वो आउट है, आ जाओ। ठीक, हाँ आउट है ना, बिल्कुल एकदम। सर ने जल्दबाजी में बुला दिया, बोले अब बच्चे वेट कर रहे हैं, आ जाओ। तो मैंने कहा अब एक्चुअली क्या हुआ, मैं भी आज सुबह से बहुत खुश था, तो मैंने आज खाना नहीं खाया आज। मैं बोलता हूँ मुझे खुशी विश्वास ही नहीं हो रहा है, 24 घंटे हो जाएंगे 7:30 बजे और मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि हाँ लिस्ट में नाम सुबह से मेरा टिफिन रखा हुआ है और कमल 2 आके बोला ऐसा खा लो, मैं यार मैं खुश हूँ। बहुत लंबे समय रिजल्ट, क्योंकि एमपी में रिजल्ट नहीं आया बच्चों का, हाँ, MP में। और रिजल्ट जब बच्चों के आते हैं तो बच्चों का मोर्च मरता है, मतलब हमारा तो है ही, हमें भी लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं। लंबे समय तक रिजल्ट नहीं आता तो हमें भी लगता है कि हम क्या कर रहे हैं, कहीं हम गलत तो नहीं कर रहे, या हमारी स्ट्रेटजी में गलती तो नहीं है। तो आप लोग का रिजल्ट होता है, वही हमें कॉन्फिडेंस देता है। हमारे लिए बड़ी खुशी आपका रिजल्ट है, ठीक, अल्टीमेटली। और अब देखो जल्दी भगवान चाहेगा तो अभी एमपी के रिजल्ट आने वाले हैं। उसी बैच के कुछ ब्रिलियंट बच्चे भी इंटरव्यू दे, कल इंटरव्यू देने आए थे, मॉक इंटरव्यू अपने बैच में से। आपको पता होगा एमपी में भी अपने बहुत सारे स्टूडेंट निकले, अभी क्लास में इंटरव्यू देने आए बच्चे। ये भी 19 वाले बैच में भी थे इंटरव्यू में, बट रोक लगे। 20 वाले में भी अच्छे निकले हैं। मेरा फॉरेस्ट का है 20। फॉरेस्ट का है 20 वाला, वो भी निकला हुआ है। और क्या 3-4 एग्जाम निकल गया। हाँ, CGL में सब। मेंस देने नहीं गया। अब ये क्या है, ये पता है क्या लक्षण है, ये लक्षण है कि अब यूपीएससी निकलने वाला है, क्योंकि इसी तरह से निकलता है यूपीएससी। हमने देखा बच्चों ग्रेजुएट निकलता है, जब एग्जाम निकलते हैं तो फिर एक के बाद एक निकल जाते हैं। केवल उसका एक ही कारण है, फाउंडेशन मजबूत है। जब आपका फाउंडेशन मजबूत है तो आप कोई भी एग्जाम दो, निकलता है। फाउंडेशन यदि वीक है तो फिर दिक्कत है। और फाउंडेशन मजबूत होता है एनसीईआरटी से, और एनसीईआरटी को पढ़ाता नहीं। एनसीईआरटी को पढ़ लो, क्योंकि एनसीईआरटी को बहुत दिमाग लगाना पड़ता है ना, क्योंकि उसमें बिटवीन द लाइन्स क्या लिखा हुआ है, तो वो एक मेन चैलेंज है जानना। जो लिखा है वो तो सबको पता है, बट जो नहीं लिखा है कि ये नहीं होगा, ठीक, इसका मतलब, तो वो सोचना समझना बहुत जरूरी है। मेरे को शायद ध्यान आ रहा है कि मैंने इकोनॉमी लोग पढ़ाई थी, तो सर्वे पढ़ाया, तो सर्वे इकोनॉमिक सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे तो 2-3 साल इकोनॉमिक सर्वे पढ़ते बैठे, पूरा कंप्लीट, पूरा एक लाइन सर्वे पढ़ाता था मैं। अब ये सर्वे खुद पढ़ लेते हैं, तब मैं एक लाइन सर्वे का मार्क करके लाता था घर से, फिर बोर्ड पर फोटो खींचता था, फिर उसको खोलता था, फिर मैं तुम लोग मार्क करो, फिर अखबार की कटिंग उसको खींचता था, उठ के कटिंग करके फिर भेजता था मोबाइल से कि देखो सब लोग इसको पढ़ना है, ये न्यूज़ करना है ना। तो उसका परिणाम मुझे आज मिल रहा है। तो कहना तो ये है कि आप जो मेहनत करते हो वो वेस्ट नहीं होती, ठीक। मतलब मैं सुबह उठा, मेरे को पता नहीं था कि आज अच्छा दिन है, क्या है, रोज के उठा में कि आज क्या है, PSC रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, इंटरव्यू दिए जा रहे हैं, बच्चे भी इंटरव्यू दे रहे हैं, उनको भी हिम्मत खत्म हो गई, क्योंकि वो दे जाओ ना इंटरव्यू, उनको ये नहीं पता है कि MPPS रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। कल एक पब्लिशर आया मुझसे, तो मैंने उससे बोला कि आप कितनी कॉपी प्रिंट कराते हो, आपकी मैगजीन बिकती होगी? तो बोला कि सर हम लोग बिकती तो बहुत है, लेकिन हम लोग 10-10 हज़ार करके करते हैं। तो मैंने पूछा क्यों? बोले MPPS से भरोसा नहीं है कि 1.5 दे तो हमारी मैगजीन बिकेगी नहीं। ये पब्लिशर का आइडिया था, मैगजीन खा हो जाएगी तो हम स्टॉक खा हो जाएगा तो हम पब्लिश नहीं करते, ठीक। ये स्थिति है MPPS। तो हम आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहे, PSC भी देना, बट एक एग्जाम के भरोसे मत रहना, क्योंकि एक एग्जाम के भरोसे रहना बहुत ही मुश्किल होता है, उसका वेट करना। कई बच्चे देखो अपने हमारे इनके साथ के जो केवल एक एग्जाम फोर्स किए PSC, अब वो किसी एग्जाम को देते नहीं है, ना UPSC निकला, ना PSC निकला, ना कुछ। अच्छा, इनको एक चीज़ बतानी है कि CDS और CAPF कैसे अपन उसको देख के रिहर्सल करते थे, वो चीज़ को बताओ कि वो कितना इंपॉर्टेंट है। CDS और CAPF में भोपाल में सेंटर आता था, सर हमको बोलते थे जाना जरूर, फॉर्म भरना और एग्जाम, मतलब UPSC का प्री देने से पहले UPSC का कोई और एग्जाम आप दे दें, एक्सपीरियंस ले लें उसका। हाँ। उसमें CSET का भी कवर हो जाता है पार्ट। UPSC के जैसे क्वेश्चन, जिस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, कुछ क्वेश्चन तो CDS में वो टफ आते हैं, और CAPF में तो मेंस लिखना पड़ता है। हाँ, उसमें मेरा रिटर्न क्वालिफाई हुआ था। हाँ। ऐसे मतलब जो मेडिकल के लिए नहीं गया था मैं, आगे कंटिन्यू, मुझे वो इंटरेस्ट नहीं था उस जॉब में, लेकिन रिटर्न सर ने जितना पढ़ाया, इंग्लिश भी आती है उसमें। हाँ। मेंस में तो आपका रिटर्न उसमें अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा और अच्छा लेवल आता है पेपर का। UPSC प्रॉपर प्री देने से पहले एक बार अगर आप उसको देंगे तो आपको प्री में मदद मिलेगी, टाइम मैनेजमेंट को लेके, और एक लेवल जो तैयार होता है NCERT का, वो अच्छा हो जाएगा। UPSC का तो कोई भी एग्जाम क्लियर करने से आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ हम लोग आप रेडी हैं एक्चुअल प्री देने के लिए। और जैसे ही आपका प्री हो उसके पहले मैंने जो आपको कहा शॉर्ट नोट्स, वो प्री के लिए भी बनाए, मेंस के लिए भी बनाए। अपना अगर ऑप्शनल तैयार कर रहे हैं UPSC का, कुछ लोग कर रहे होंगे यहाँ पे, तो अपना ऑप्शनल के भी शॉर्ट नोट्स अभी से ही, जो मान लो आपने एक सब हेडिंग भी कवर कर ली, फिर अब आप उसको आंसर राइटिंग के फॉर्म में शॉर्ट नोट्स बना लो कि अगर इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन इस टॉपिक पे आ गया तो क्या मैं उसके बारे में 1-2 पेजेस में लिख सकता हूँ। अभी इनमें से कुछ ज्योग्राफी चाहते हैं, तो मैं चाहता कि जैसे अभी अपन फ्री जब तक ज्वाइन नहीं करते हैं, हाँ, तब तक लाइब्रेरी में इन लोगों को जो ज्योग्राफी है इनको थोड़ा सा गाइड करना शुरू करो कि नोट्स कैसे बनाने हैं मेंस के लिए,
कुछ आपके मैं मेंटरशिप में बच्चों को छोड़ दूंगा जो इनमें से अच्छा परफॉर्म करेंगे, जी उनको आप एक 15-20 दिन बैठा के, जैसे मैं आप लोग ढाल सिखाता था जी वैसे इनको सिखाओ कि ये चीज़ ऐसे पढ़नी है, ऐसे मार्क करना है। ठीक, कारण क्या है कि ये मेरी बात तो सुनते ही नहीं। ठीक, मैं इनको लगता है कि सर तो मतलब बोले जा रहे हैं, अब मैं इनको बोलता हूँ कि मेरी बात सुनो। ठीक, सुनोगे तो फिर इधर आ जाओगे, नहीं सुनोगे तो उधर जाओगे। इन्होंने लेट सुना, लेकिन ठीक है, दे रहा है, दोस्त आ गए। ठीक, लेकिन ये मेहनत इन्होंने बहुत करी है, इसका तो मैं गवाऊँ। उस पूरे बैच ने बहुत मेहनत करी, उसमें रवि भी एक है, बहुत मेहनती बच्चा है। वैसा मतलब किस्मती है थोड़ा सा कि वो एग्जाम में एक दो नंबर से एक दो नंबर से आ रहा है, और वो भी रैंक लगाएगा किसी दिन, मतलब लगा ही हुआ है वो आप देखते हुए रोज सुबह शाम एक लड़का आता है, वो इतनी बड़ी दाढ़ी सी उसने रखी है ना, वही है रवि से। वो आएगा और फिर घूम फिर के निकल जाएगा नीचे, तो उसका भी 1-2 नंबर से गया। 19 का इंटरव्यू था, लेकिन इसके इंटरव्यू में है, हाँ इंटरव्यू है उसका। तो वो पूरा बैच ही बहुत मेहनती था, और ये पूरा बैच ही इंटेलेक्चुअल था, मतलब सब एक से बढ़ के एक क्वेश्चन पूछते थे, बस जिद्दी थे कि हम क्यों यूपीएससी देंगे और कुछ नहीं देंगे। फिर धीमे धीमे मैंने समझाया, फिर ये थोड़ा सा 2-2.5 साल में ये भी आए पटरी पे, सारी चीज़ें हुई। ठीक है, और कोई डाउट किसी को पेपर्स के बारे में, नोट्स के बारे में, न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, न्यूज़पेपर बता दो कितना इंपॉर्टेंट है। न्यूज़पेपर देखिए, जब आपके पास अभी टाइम है तो आप अभी तो एकदम प्री निकट आ जाएगा, तो आपको आखिरी 10-15 दिन में समय शायद ना मिल पाए, लेकिन रेगुलर अभी पढ़िए, मेंस में बहुत हेल्प मिलती है उससे। कुछ क्वेश्चन इस तरह से आ रहे हैं कि आप दूसरों से एज क्या लेंगे। अगर किसी स्कीम पे क्वेश्चन आ रहा है, कुछ एनालिसिस का क्वेश्चन आ रहा है, जब तक आपने एडिटोरियल्स नहीं पढ़े, फैक्ट तो आपको चलो मैगजीन में मिल जाएंगे, प्री निकल जाएगा, मेंस में आप कैसे लीड लेंगे। वहाँ पे भी तो 10:1 का रेशो है, 5:1 का रेशो है इंटरव्यू तक पहुंचने के लिए। फाइनल सिलेक्शन के लिए तो 12:1, 15:1 का रेशो है, तो आप कैसे लिस्ट में आएंगे। 10,000 लोगों का अगर प्री निकल रहा है और आप सिलेक्ट तो 1,000 से भी कम लोग हो रहे हैं यूपीएससी में। तो एक अच्छी आदत है न्यूज़पेपर पढ़ने की, हिंदू पढ़े, इंडियन एक्सप्रेस, जो भी आपको ठीक लगता है, कंटिन्यूअस पढ़ें उसको, कम से कम एडिटोरियल्स को अच्छे से पढ़ें। और इंग्लिश नहीं पढ़ पा रहे तो हिंदी का पढ़ो, कुछ तो पढ़ो। जनसत्ता अच्छा आता है, जनसत्ता बहुत अच्छा एडिटोरियल आते हैं, कुछ भी पढ़ो, नहीं पढ़ो, क्योंकि फिर जैसे हम एमबीपीएस से इंटरव्यू लेते बच्चों के, उनको ये नहीं पता है कि आज कौन सा दिन है। कल मैंने इंटरव्यू लिए, 90% बच्चों न्यूज़ पढ़ ही नहीं थे, और उन सबको मैंने कल भी कहा कि अब वो अब पढ़ना शुरू कर रहे हैं, अब पढ़ने बैठते हैं, इंटरव्यू 15 दिन बाद है, बोले सर हमको पूरा दिन न्यूज़पेपर लग जाता है, लगेगा, क्योंकि आपको उसकी आदत ही नहीं है, आपने प्रैक्टिस नहीं करी। मेरे को तो अभी इन लोगों का न्यूज़पेपर मेरे पास नहीं है, नहीं तो मेरे को याद है कि वो न्यूज़पेपर जो होता था ना, उसमें कई कलर होते थे, 8-12 में एक लाइन, एक हाईलाइटर्स में 10 होता था, पूरा पेंट किया बैठ के, फिर कटिंग करना, फिर उसको लिखना पॉइंट्स को, और फिर आके मेरे माथे सर ये है क्या। इंटरव्यू में भी स्टैंड जिस क्वेश्चन में लेने का पूछेंगे आपसे कि मुझसे सर ने पूछा कि रिवर इंटरलिंकिंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, और मैंने प्रोज और कॉन्स दोनों बताए इंटरव्यू में, और उन्होंने बोला आप अपना स्टैंड बताओ क्या करोगे। तो मैंने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैंड है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आप जैसे केन बेतवा हो गया, सारे प्रोजेक्ट्स पे आगे बढ़ रही है, तो मैंने बोला सर होना चाहिए। तो वो आपका डेवलप कहाँ से होगा, ठीक, उसमें हर चीज़ में प्रोज और कॉन्स दोनों है, लेकिन आप आपका स्टैंड कहाँ से डेवलप करोगे, वो मैगजीन में थोड़ी मिलेगा। तो आप जो सर क्लास में समझाते हैं और जो न्यूज़पेपर अपन पढ़ते हैं उसमें से आप रेगुलर रहेंगे। बैलेंस अप्रोच, हमको कोई आइडियोलॉजी पे चलना, हमको बैलेंस, कोई हम लोग न्यूट्रल रहेंगे, हम बोलो किस में जा रहे हैं, है ना। तो ये और कुछ आपको कुछ पूछना है, क्योंकि आपको बहुत गाइडेंस ज़रूरत है, आप अभी सही नहीं चल रहे मेरे हिसाब से, आप पूछो जो से। नहीं, वही बात है, अब अपन पहले क्या वैकेंसी पे जाएंगे तो काम नहीं हो पाए, पहले फाउंडेशन बनाओ, फिर कोई भी एग्जाम दो। मैं आपको लिख के देना कि फाउंडेशन मजबूत है तो आप कोई भी एग्जाम दोगे, पटवारी से लेके आपका IAS तक निकलेंगे, वो लोग निकलते ही हैं, बट उनका बेस मजबूत है। अपन क्या करते हैं, जैसे वैकेंसी आ गई पटवारी लग गए, फिर वैकेंसी आ गई असाइनमेंट लग गए, ऐसे आप करोगे ना तो कभी आपका बेस मजबूत नहीं होगा। मैं आपको बताऊँ ना, 2.5 साल ये सामने है मेरे पास, फोटो भी होंगे इनके, 2.5 साल एग्जैक्ट रेगुलर क्लास आए हैं और रेगुलर क्लास पढ़ के गए हैं, रेगुलर। ठीक, एक भी दिन ऐसा नहीं था कि संडे को भी आ जाते थे लोग, तो पास में गया था संडे को भी आ गए। ठीक, घर में गए पास में, सिंधी नहीं था, पास में था, रात को निकल रहे 8 बजे 9 बजे क्लास बंद करके, चाबी भी लोग पास आती थी। ठीक, सुबह के फिर कॉलेज बड़े क्लास करने। कमल भैया को हमने बहुत परेशान करा है
कमल गवाह है। कमल सुबह से खुश है। मैंने उससे बताया कि फोटो दिखाया मैं कि हर्ष का हो गया, बोले हो गया भैया? बोला हाँ। मैं बोला संघर्ष किया भैया। मैं कहा हाँ। तो ये है कि समय लगे, लेकिन देखो मैं हमेशा बोलता हूँ ईश्वर कभी किसी की मेहनत नहीं हटता। ठीक, आपने यदि मेहनत की है तो वो आपकी मेहनत आपको कई गुना मल्टीप्लाई करके देगा। बस आपको सही दिशा में मेहनत करनी है। सही दिशा मतलब ये है कि जो हम गाइड कर रहे हैं, जो हर्ष गाइड करेगा आपको, जो अमित सर गाइड करते हैं आपको, उनके गाइडेंस को फॉलो करो, क्योंकि इन सब के पास अनुभव है। सबसे अनुभव तो मेरे पास ही है, और फिर मेरे पास इन बच्चों का अनुभव है। और इस अनुभव को आप इतना अच्छा उपयोग करो कि आपका कोई बुरा अनुभव ना हो कि हमने एग्जाम दिया हमारा निकल नहीं रहा है। मतलब आप हम सब के अनुभव से जल्दी सफल हो, तब आपकी समझदारी है। आप भी वही अनुभव कर रहे हो जो बाकी लोग कर रहे थे, तो फिर बात कहाँ की समझदारी की? ठीक है ना? आपके क्वेश्चन में ऐसा है जैसे आप सारा बेस तैयार रखते हो। सीसेट मैथ्स हर एग्जाम में आ रहा है, चाहे व्यापम का एग्जाम हो चाहे एमपी का कोई और एग्जाम हो। एमपी जी के हर एग्जाम में आ रहा है। कंप्यूटर पूछ रहे हैं, हिंदी पूछ रहे हैं, हिंदी मेंस में भी आ रही है। आप बेसिक तैयारी अगर कर लोगे, उसके बाद अगर एग्जाम का फॉर्म आता भी और आपका मन होता है कि नहीं आप 1 महीना है वाले पर हम इस एग्जाम को टारगेट करेंगे, तो आप उसके साथ बैलेंस कर सकते हो अगर आपकी फाउंडेशन बाकी सब्जेक्ट्स की स्ट्रॉन्ग है। अब जैसे पटवारी में मैनेजमेंट अलग से पूछा उन्होंने, बस वो सब्जेक्ट अलग हटा दे तो बाकी पूरा तैयार होना चाहिए आपका। अगर आप मैनेजमेंट पढ़ के जाओगे, थोड़ा सा भी पढ़ लोगे तो आपके नंबर आ जाएंगे। अगर बाकी आपका स्ट्रॉन्ग है, मैथ्स पूछ रहे हैं, रीजनिंग पूछ रहे हैं, कंप्यूटर पूछ रहे हैं, तो आपने जिसने मैथ्स स्ट्रॉन्ग है तो सीसेट निकलेगा, सीसेट नहीं निकलेगा, फर्स्ट निकलेगा। क्वालिफाई नहीं होगा सीसेट तो वो भी समस्या है। चीज़ों को एक तरफ से स्टार्ट करो और फिर फिनिश करो उसको। अभी शुरुआत में कोई एग्ज़ाम को फोकस न रख के पहले फाउंडेशन को मजबूत करेंगे, फिर जो एग्ज़ाम पहला आप एग्ज़ाम क्रैक करेंगे। मैं तो कहता हूँ सबको, जैसे हर्ष वो कहते हैं यूपीएससी बैच में प्योर, क्योंकि मैं पीएससी पढ़ाते नहीं था। पीएससी तो जब जूही लोग का हो गया, सेकंड थर्ड रैंक मेरे यहाँ से आ गया। मैं अभी बोल रहा हूँ लिटरली, उनको भी मैंने यूपीएससी पढ़ाया था, लेकिन हम बोले यूपीएससी नाम पे तीसरे जब भगे आता है, वो कहता मुझको प्योर पीएससी पढ़ना है। मैंने कभी इनको पीएससी नहीं पढ़ाया, पूछो कभी एमपी स्टार्टिंग में मैंने अटेम्प्ट भी नहीं दिया पीएससी का। 2019 में ही मैंने सीरियसली अटेम्प्ट दिया, तो उसमें इंटरव्यू तक पहुंचे हैं हम लोग। हमारी बैच के काफी लोग उसमें इंटरव्यू दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन सब के फाउंडेशन मजबूत थे। फाउंडेशन मजबूत थे। एमपी जीएस में खुद ही पढ़ लिया और जाके एग्जाम दिया, एपी निकल गया। और मेंस भी इनमें मैं लेट होता हूँ, जैसे ये हो गया, जूही हो गई, ये कहीं मेंस नहीं पढ़े, मुझसे भी नहीं पढ़े एमपीपीएससी का मेंस, खुद ही पढ़ लिए, क्योंकि यूपीएससी का मेंस दे देते लगातार। फाउंडेशन मजबूत था, एमपी का एग्जाम आया, थोड़ा पढ़ा और दिया और निकल गया। बेस तैयार है तो उसके बाद आंसर राइटिंग बस यूपीएससी के स्टूडेंट और एमपीपीएससी में भी टॉप वही कर रहे हैं। लेकिन ये हम बात बच्चों बोलते नहीं सर, वो हमको पीएससी ही पढ़ना, आप पीएससी पढ़ो। और मैं कहता हूँ पीएससी पढ़ने से कुछ नहीं होगा, पढ़ लो पीएससी। 19 से 23 हो गई, ठीक। जो बच्चे 30 साल में आए थे वो 24 साल के हो गए और ब्रिलियंट थे वो। ऐसा नहीं है, वो भी इंटरव्यू दे रहे हैं, 19 का भी दे रहे हैं, 20 का फर्स्ट टाइम में इंटरव्यू दे रहे हैं। मासूम वगैरह फर्स्ट टाइम में इंटरव्यू दे रहे हैं एमबीबीएससी का, ठीक। ब्रिलियंट, सीडीएस में निकाल रहे हैं, ये भी निकाल रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो केवल फोकस एमबीबीएससी में फंस गए, साइकिल में सब लग गए। हालांकि वो रैंक लाएंगे अभी भी एमबीबीएससी में, शॉर्ट रैंक तो उनकी लगनी है, बट रिजल्ट तो है। उसको भी आप लोग ऐसे जज करिए ना कि हाँ। अगर इंटरव्यू तक भी कुछ लोग पहुंच रहे तो उसमें हम क्यों नहीं है। हाँ। अगर उन्होंने मेंस तक का रिजल्ट तो दिया, चाहे 19 का हो चाहे 20 का हो, तो वहाँ पे हम क्यों नहीं, अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो। हाँ। ये भी तो एक क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, फाइनल रिजल्ट नहीं आ रहे, हो सकता है अब जल्दी से शुरू हो जाए, लेकिन आप वहाँ तक भी नहीं है तो आप उस 3 टाइम स्टूडेंट जो इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं वहाँ तक भी नहीं पहुंचे तो आप रेस में कितना पीछे पहले से, है ना। उतनी बेसिक तैयारी कीजिए। हर सब्जेक्ट के लिए एक बुक पढ़िए, मेन बेसिक बुक एनसीईआरटी, और हर सब्जेक्ट की एक बुक से ज्यादा डाइवर्सिफाई मत करिए रिसोर्सेज, उसी को बार बार रिवाइज करिए, उसी में से शॉर्ट नोट्स बनाइए। इस तरह से तैयारी कीजिए कि एक बार कोई एग्जाम में प्री निकले तो फाइनल सिलेक्शन ही हो जाए, क्योंकि नेक्स्ट टाइम ये भी गारंटी नहीं है कि वापस से एग्जाम देंगे तो प्री भी निकलेगा कि नहीं निकलेगा। कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, नए लोग जो आ रहे हैं वो भी कंपटीशन को बढ़ा रहे हैं तैयारी करके। पुराने तो है ही, जो अब इसमें जिनको एसडीएम नहीं मिला है, मतलब जैसे हम लोग 39 कैंडिडेट्स का एसडीएम में हुआ है सिलेक्शन, उसके बाद जितने भी है वो लोग सब वापस एग्जाम देंगे, तो कंपटीशन आपके लिए कहाँ कम हो रहा है। और आप सुने ना, केवल जो जिनको डीसी मिल गया उसके बाद जितने भी वो सब एग्जाम देंगे, क्योंकि अटेम्प्ट तो उनको भी है, तो उनके चांस प्री में और फाइनल होने चांस ज़्यादा है। अब जैसे हर्ष सेलेक्ट हो गया, हर्ष देगा, होता है अगली बार डीसी में आ जाए। जैसे जूही का हुआ था, जूही का तहसीलदार में हुआ, फिर अगली बार दिया तो सीधे रैंक ही लगी 3rd, ठीक।
डीसी हो गया एक बार में। कई सारे लोग डीएसपी बनने के बाद इंटरव्यू देने आए। मेरे इंटरव्यू के दिन ही बहुत सारे बच्चे आए जो ऑलरेडी डीएसपी पिछली एग्जाम में सिलेक्टेड है 2021 वाली। तो आपका सोचिए कंपटीशन उनसे भी है, उससे डरना नहीं है अपन को, लेकिन अपन को पॉजिटिविटी ये लेनी है कि ये लोग इतना कुछ अचीव करने के बाद भी मेहनत कर रहे हैं, तो हम तो अभी कोई सिलेक्शन नहीं हुआ है तो हमें तो और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए उससे भी। ये थोड़ा सा है, हर सब्जेक्ट के लिए एक बुक पढ़िए, बेस बनाइए, और बहुत ज़्यादा नहीं तो कम से कम एमपीपीएससी के अलावा 1-2 एग्जाम, एक यूपीएससी हो गया और एक कोई अदर एग्जाम, चाहे आपको स्टेट का देना है किसी और स्टेट का देना है, वो आप टारगेट कीजिए। जितनी जल्दी सिलेक्शन होगा उतना बढ़िया है। टाइम होता जाता है तो फिर कॉन्फिडेंस भी कम होता है, फ्रस्ट्रेशन भी होती है, और तैयारी अच्छी हो जाएगी। अब मेरे पिछले 2 महीने के अंदर इतने सिलेक्शन हुए हैं, हर एग्जाम में सिलेक्शन हो रहा है। कोई रिजल्ट ऐसा नहीं कि जिसमें नॉट फाउंड आ जाए, मतलब पुरानी तैयारी है जो वही काम आ रही है। नया तो एमपी सब इंजीनियर हुआ, एसएससी में सीजीएल हुआ, पहला स्टेज 1 क्लियर हुआ, फिर मेरा इंटरव्यू था तो मैं देने नहीं गया स्टेज 2 का। फिर यहाँ पे अभी पटवारी में भी अच्छे नंबर है मेरे, वो तो ऐसे ही चला गया था देने में, बिना पढ़े देने गया। और यहाँ पे यूपीपीसीएस में हुआ सिलेक्शन, एमपीपीएससी में फॉरेस्ट का कॉल है, और उसके पहले 2019 का इंटरव्यू कॉल है एमपीपीएससी में। तो आप जब होना शुरू होगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा। अभी भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा कैसे हो गया, क्योंकि आप ऑलरेडी उस प्रोसेस में इतनी मेहनत कर लेंगे पहले से। उसके बाद आप सिर्फ जो है, जब आपके लक साथ देगा और पूरी चीज़ें आपके फेवर में रहेगी तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। बस जल्दी ये कोशिश कीजिए जल्द से जल्द सिलेक्शन हो, एक बार अच्छा बेस बन जाए, जितनी जल्दी यहाँ से सिलेक्ट होकर निकलेंगे उतना अच्छा आपके लिए रहेगा कर लेंगे। ठीक है, कोई और क्वेश्चन नहीं? तो मैं हर्ष से बोल दिया हूँ, आप में से जो बच्चे चाहेंगे हाँ पूछिए। वो प्रैक्टिस करते हो, जितना टेस्ट दोगे, जितना मॉक टेस्ट दोगे, पेशेंट रखना सीख जाओगे। हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉक टेस्ट में भी आपको यही जज करना है कि जैसे जितने क्वेश्चन आपको आ गए वो तो सही आ गए, उसके बाद हम जो गैस कर रहे हैं, क्योंकि आपका सेफ बहुत ज़्यादा सेफ रहने से भी, कम अटेम्प्ट करने से भी एग्जाम नहीं निकलेगा। बहुत कम आप अटेम्प्ट करेंगे, थोड़े से भी गलत होंगे, और कट ऑफ तो अच्छा खासा जा रहा है, इसमें भी 60% के अराउंड जाता है प्री का कट ऑफ। यूपीपीसीएस में भी 90 क्वेश्चन अराउंड सही होना चाहिए 150 में से, तो 60% के आसपास कट ऑफ इसमें भी जा रही है। तो जैसे पिछली 2021 की कट ऑफ उन्होंने करी है प्री की जा रही, तो 200 में से 115 नंबर गई है। अब 115 नंबर के लिए आपको कम से कम अटेम्प्ट तो 150 का तो अटेम्प्ट करके आएंगे आप, बहुत सेफ रहने के लिए। और आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं आते होंगे इतने की, हाँ। तो उसके बाद जो गेसिंग है वो जो सर बता रहे एलिमिनेशन, पुराने जो आपने प्रैक्टिस कर रखे हैं पेपर वो, और जो आप मॉक दे के जो एक इंट्यूशन डेवलप होगा आपका कि किस तरह से मैं ऑप्शन को एलिमिनेट करता हूँ, उसके बाद उसमें से कितने सही होते हैं, अगर गलती हो रही तो क्या गलती हो रही है, किस लॉजिक में क्या गलती हो रही है। कई बार वो पूछते हैं कि असर्शन रीजन के क्वेश्चन आते हैं, उसमें किस तरह का लॉजिक लगेगा। कभी कभी ये होता है कि अधिकतर स्टेटमेंट इस तरह से बनाते हैं कि उसमें 1 और 2 तो सही है बोथ, और हम लोग सोचते हैं कि बोथ सही है, तो आप सेकंड कोई एक फैक्ट आपको नहीं पता होगा, लेकिन जैसे यूपीपी से इसमें क्या ट्रेंड होता है, अगर आप बोथ मार दोगे तो कई बार वो सही हो जाता है कि आपको एक फैक्ट पता है कि हाँ स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट का नहीं पता, आपने बोथ मार दिया। तो आप जब प्रोबेबिलिटी में उसको कैलकुलेट करोगे, ऐसे 5 क्वेश्चन में करोगे, तो आपका नेट पॉजिटिव आएगा। वही आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि जो मिनिमम बेसिक है वो लक्ष्मीकांत का क्वेश्चन तो आप गलत कर ही नहीं सकते। जो एक बेसिक क्वेश्चन जो भी आ रहे हैं हर एग्जाम के, हर सब्जेक्ट में से, अगर आप उसको गलत करें तो आप ऐसी रेस से बहुत पीछे हो गए। उसको सही करने के बाद आपका जो है मॉक टेस्ट से जो प्रैक्टिस आप करेंगे उससे होगा। जैसे मैं जब आप लोग पढ़ाता था, मैं शायद तुरंत ही वही क्लास के अंदर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन निकालता था कि टॉपिक आया है, इससे ये क्वेश्चन आया, तो उसी समय पढ़ा जाता है कि क्वेश्चन क्या है, हमको कैसे पढ़ना है, अप्रोच क्या है, ट्रेंड क्या है क्वेश्चन। यदि फंडा डाइट से पूछा तो क्या पूछा है, ठीक, डीपीएस से पूछा तो क्या पूछा है। मतलब मैं इन लोगों को इंडिया बुक तो पढ़ाई है उस जमाने में, इकोनॉमिक सर्वे, बजट, इंडिया बुक के टेस्ट लिए मैंने, 1000 पेज की इंडिया बुक आती है, हाँ, उसके अलग से टेस्ट बना, उसका अलग से टेस्ट लिया था स्पेशल। और मैं तो कई क्वेश्चन में लगा था, ये लोग पढ़ के आते थे 1000 पेज की इंडिया बुक वगैरह, फिर उसको मार्क करना, फिर गलत हुए क्वेश्चन फिर सही करना, दोबारा पढ़ना, 10-10 बार पढ़ना, ठीक। तो जब ये सीधा एक प्रोसेस है, इसको आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, और प्रोसेस जितना जल्दी आप कंप्लीट करेंगे उतना आपका सिलेक्शन चांस बढ़ते हैं, ठीक है। बाकी मैं हर्ष को बोल दिया हूँ, जब भी आपको कि अभी आप फ्री जब तक ज्वाइन नहीं करेगा तब तक लाइब्रेरी में ये भी यूपीएससी का एग्जाम देना ही है, मेरे पास आएंगे तो ये जो आपको हेल्प हुआ करेगी एडिशनल, वो मैं आपसे करवा दूँ। नोट्स भी बनाना है दिखा दो, आंसर चेक करवाना है तो करें, ठीक है। जो मैंने इनको सिखाया वो आपको सिखा दूँ। ऑल द बेस्ट आप सभी को, बहुत जल्दी आप भी इस तरफ आए। धन्यवाद। चलो
अब ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा क्योंकि तबीयत सही नहीं, लेकिन थोड़ा सा मुँह मीठा कर लो। हाँ, थैंक यू। आप भी ले लें। बाकी लोअर देते हैं, ये लो भाई, इसको ले बांट दो सब में। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू।